नमस्कार, अलर्ट इंडिया फेसबुक लाइव पेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत मेहता और इस वक्त चुनावी यात्रा जो है अलर्ट इंडिया न्यूज की वो जारी है और उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये बनी का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी ये पंचायत है गत्ती। वहाँ पे अलर्ट इंडिया न्यूज इस वक्त पहुंचा हुआ है। यहाँ पे हम आपको मेरे पीछे जो आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये देखिए, ये गत्ती में जो NHPC का ये जो सेवा हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये वहाँ का है। ये यहाँ पे 120 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ये वहाँ बना हुआ है गत्ती के एरिया में। ये देखिए, ये झील आपको दिखाई दे रही है, ये इसके पास साथ साथ में एक रोड निकाला हुआ है। ये रोड की हालत भी आप देख रहे हैं पहाड़ों से। ये देखो ऊपर से कैसे ये पस्सियां गिर रही हैं। ये जो एरिया है ये इतना सुंदर दिख रहा है, लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट के नाम पे देखो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो इसी गत्ती प्रोजेक्ट की वजह से जो लोगों को, यहाँ के लोगों को परेशानी आ रही है, उसी में बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीलम है। हाँ, ये क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? सर, इधर जैसे NHPC है हमारी, उनसे हम बात भी करते हैं, वो हमारी बात कोई मानती नहीं है। जैसे डेवलपमेंट की बात होगी तो हमारे रोड की भी बहुत खस्ता हालत है और हमारी जो जमीन है वो भी डैम की वजह से वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। हमारे जो घर हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं डैम की वजह से, और हम NHPC से बार बार बात करते हैं और हमने स्ट्राइक भी कई बार की। हमने NHPC के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया, हमने उन्हें कहा तो हमारी बात कुछ सुनाई नहीं देती है। उधर वो तो कुछ मानते नहीं हमारी बात। और यहाँ पे बंदे सप्लाई में लगाने के लिए हमने कहा था तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लगाए, कुछ बंदे लगाए हमारे, लेकिन वो भी 50-50 हजार रुपये लेकर उन्होंने बंदों को एडजस्ट किया यहाँ पे। और हम हर बार जाते हैं वहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं तो सर हमारी बात तो कोई सुनते नहीं है। और अंदर NHPC की कॉलोनी है, उधर अंदर हमें जाने भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो है अप्रोच है, जो भी अप्रोच का आदमी होगा वही सर वही लगते हैं। इधर जो गरीब आदमी है उसको तो कुछ दिया नहीं गया यहाँ पे, और रोड की बहुत खस्ता हालत है। कुल मिला के सर इधर तो हुआ कुछ नहीं, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता है सर। देखो, ये चुनाव हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव आते हैं, 6 साल बाद हमारी रियासत में असेंबली के चुनाव आते हैं। इस बार भी अभी चुनाव लोकसभा के हैं, तो आपकी किस तरह की मुश्किलात हैं? और असेंबली के जो लोकसभा के चुनाव हैं इसमें आप किस तरह का ये देखते हैं कि रुझान, आप लोगों का क्या रुझान होगा और किस तरह से आपके क्या समस्याएं होंगी? जी सर, इसके बारे में सर जो है हम तो इस बार वोट भी नहीं डालेंगे सर। हमें दिया कुछ नहीं सर, ना तो पीछे वाली सरकार थी उसने कुछ दिया हमारे बारे में, कुछ दिया। जैसे सर हमें बेच ही दिया है इधर, हमें तो कोई पूछता नहीं है। और ना तो जो अब सरकार आई इसने हमें कुछ दिया। अब हम तो वोट इस बार तो हम गत्ती पंचायत से वोट ही नहीं करेंगे सर। ये हमें तो कुछ देते नहीं है तो हम क्यों जाएंगे, अपने दिन तोड़कर क्यों जाएंगे वोट डालने के लिए, जगह हमारी बात कोई सुनता नहीं है तो। जी, ये एक और साथी हैं यहाँ से गत्ती से हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे में। मेरा नाम राकेश कुमार है सर। मेरा नाम राकेश कुमार है। हमारा यहाँ पे इस डैम की वजह से बहुत हमको प्रॉब्लम है। इधर हम पहले हमारे नदी नाले खुले थे, हम बाहर जाते थे लेटरिन बाथरूम के लिए, तो खुला था यहाँ जाते थे। उसके बाद जब प्रोजेक्ट बन गया है तब से जो आगे से बरसात के टाइम में आगे से पानी आ जाता है और घरों तक भर जाता है, और पीछे से हमको मक्की वगैरह की फसल लगी होती है उसमें हम जा नहीं पाते हैं, तो बाहर जाने के लिए मुश्किल है। दूसरा बात यह है कि हमने इनको कॉन्टेक्ट बेस पे लगाने के लिए बोला आदमी को, जिनका इतना नुकसान हुआ है उनमें से मुश्किल से 8-10 आदमी लगाए होंगे उन लड़कों को, और बाकी जिनको इतना एक 10 फुट की जगह भी जिनकी नहीं गई प्रोजेक्ट में, उनको बाहर से उनको पैसे खा के लगाया है। ये हमारे साथ एक यहाँ के ये बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर दास है। ईश्वर दास जी, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है तो इसकी वजह से कितने लोगों की यहाँ पे जमीन जो गई है, और खासकर क्या इससे जो सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई आप लोगों को? मुश्किल तो सर इधर ये है कि इधर जमीन तो बहुत लोगों की गई है, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ने ना NHPC ने कोई बेनिफिट नहीं दिया है। ऐसे झूठे लारे लगाते हैं, और ज्यादातर के इधर इसमें लिखा था कि जो है लड़के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इधर से इनके डेमोस्टी लगाए जाएंगे। अच्छा, लेकिन उनको भी नहीं लगाया। जो चंद लड़के हैं और 10 लड़के होंगे जो कि लगाए, बाकी सभी फॉर्मेलिटी करते हैं। और जिसकी अप्रोच हो, जो इधर का ग्रेजुएट हो या MLA हो,
उसी की वजह से तो लग जाते हैं, लेकिन डैम अथॉरिटी को पूछता कोई नहीं है। ये देखिए, लोगों का साफ कहना है कि जो राजनीतिक लोगों की इंटरवेंशन से ही यहाँ पे एनएचपीसी के ऊपर दबाव बना के अपने लोगों को ही लगाया जाता है। जो डैम होती है, जो लोग अफेक्टेड हैं इस डैम की वजह से, उनको यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती। बात करते हैं हमारे यहाँ पे ये जो पंच है, पंच जो मेंबर बनी है, एक लेडी है, ये बताएंगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंपा देवी है, मैं इधर की पंच हूँ। लेकिन जो एनएचपीसी है बहुत गद्दार है। इधर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, इधर के लोग किसी को काम पर नहीं लगाते हैं। अब हमारे इधर खेत सब पानी में चले गए, हमारे रास्ते कोई नहीं, माल के लिए रास्ता कोई नहीं है। हम तो जिम्मेदार थे, हम माल मवेशी रखते हैं, अपनी जमीन के काम करके अपने बच्चे को पालते थे। अब हमारी जमीन भी सारी पानी में चले गई है, तो नहीं हमारे को इसका कोई बेनिफिट मिला, नहीं हमारे बच्चे को कोई रोजगार मिला, इससे हम बेरोजगार हो गए। ये देखिए, इन लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पे बेरोजगारी इस डैम की वजह से इतनी हो गई। पहले ये लोग खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब जब से डैम में इनकी जमीनें आ गई हैं, इनके पास कोई रोजगार भी नहीं रहा है। और ऊपर से एनएचपीसी ने, और ये चुनाव का वो मौसम है यहाँ पे, और हम चुनावी यात्रा में आपको बता रहे हैं कि इस बार लोग क्या देख के, यहाँ के गत्ती की पंचायत के लोग किस तरह ये वोट डालेंगे, ये सुनाएंगे। यहाँ से हम पूछते हैं यहाँ के सरपंच जो इस बार जो नुमाइंदे जीत के आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार है। हाँ जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं यहाँ का सरपंच हूँ। मैं 2011 में भी सरपंच बना था, दूसरी बार से मैंने लोगों ने जिताया मुझे। सबसे पहले आपको चुनाव के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं ये सरकार को पूछना चाहता हूँ, सेंट्रल सरकार को जो 5 साल आसा में रही है। हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मुहिम चलाई थी, नरेगा जो है, जो नरेगा 2005 में यहाँ जम्मू कश्मीर में अलॉटमेंट हुई थी, नरेगा की स्कीम चली थी। तो 2011 में हम काम करते थे, पिछली सरकार के टाइम हम काम करते थे। 2013 तक हमारी कोई भी लायबिलिटी नरेगा की 15 दिन के अंदर पेमेंट होती थी। हर लिहाज से हमारे गरीब लोग जो थे, बेरोजगार लोग थे, उनको रोजगार मिलता था। और 13 तक हमारी पेमेंटें सारी हुई। 14 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। 15 से लेकर आज तक लेबर की जो इनकम जो है, लेबर जो मजदूरी दिहाड़ी कमाती है, उसको ना था, रोजगार उसका बंद हो गया है। हमारी जो जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ तक तो मैं कहता हूं कि हमारी जो लायबिलिटी जो है, जो 15 से लेकर आज तक लोगों को नहीं मिली है। ये कौन से अच्छे दिन हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन जो टॉयलेट के बारे में जो बात करूं यहाँ तक, तो हमारी सरकार ने कहा कि सभी के घर में टॉयलेट बनाए जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10% मेरी पंचायत के अंदर बने हुए हैं, और लेकिन आज तक बोलते हैं कि टॉयलेट बनी है, कहाँ बनी है? आज हमें डायरेक्शन मिली है, डिपार्टमेंट से मिली है कि सिर्फ SC और ST को पैसा मिलेगा और BPL को पैसा मिलेगा। वो बेचारे गरीब जो हैं, वो उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? कहाँ ये गति वाले लोग बाहर जाएंगे? इनके लिए तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि NHPC ने भी नहीं इनको टॉयलेट बाथरूम की सुविधा बनाई दी है, कोई भी यहाँ पर नहीं हुआ है। उसके बाद हमारी जो स्कीम थी इंदिरा आवास योजना, जिसमें लोगों के मकान बनते थे, इंदिरा आवास जो विकास जो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत जो हमारे जो लोगों के मकान जो बने हुए थे, सर मैं ये आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारी जो क्योंकि 10 साल के एरिया के अंदर 5-7 साल एरिया के लोगों को आज तक पेमेंटें नहीं मिली हैं। उनकी IAY की पेमेंट नहीं मिली है, PMAY की भी नहीं पेमेंट, एक पेमेंट मिली थी, आज तक वही पैसे मिल रहे हैं। सिस्टम पूरा खराब हो चुका है, इस गवर्नमेंट ने सिस्टम खराब कर दिया है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। उसके बाद हमारे राशन कार्ड की यहाँ तक बात करूं तो लोग हमेशा हमारे पास आते हैं, 1 किलो राशन मिलता है BPL को। ये कौन से अच्छे दिन हैं? 35 किलो से तोड़ के 1 किलो पे आ चुकी है ये गवर्नमेंट। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, ये वोट लेने के लिए आते हैं, कि आपने इन लोगों के लिए क्या सोचा है? 1 किलो से राशन से कुछ बनता है लोगों के? यहाँ पर इस साल की एक फसल होती है, मक्की होती है, यहाँ पर ना चावल होता है, तो ना यहाँ पर गंदम होती है, और फिर भी 1 किलो से राशन मिलता है हमें। ये पूछ जाता हूँ सरकार को कि आप 5 साल के अरसा में आपने कौन सी जो उपलब्धि लाई है जिससे लोगों को फायदा मिला है? ग्रास रूट पे लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। चुनाव आने वाले हैं, क्या कहना है? सबसे पहले रुझान है आपका? मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ। जो पिछली बार हमने बीजेपी को सपोर्ट की थी, शरेआम सपोर्ट की थी, हमने भूखे प्यासे गांव में जाकर बकरी की थी। लेकिन 5 साल अरसा के बीत जाने के बाद हमने इसका पूरा रिजल्ट निकाला है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि इसकी जो 5 साल की अरसा में इन्होंने जो काम किए हैं, लोगों से वायदे किए थे, उस वायदे पे ये फेल हो चुकी है। यहाँ पे कितनी आबादी है? हमारी जो आबादी है, इस गत्ती पंचायत की आबादी है 2500 के करीब आबादी है यहाँ की। अच्छा। और यहाँ की वोटर जो है 1500 के करीब वोटर हैं।
तो कुल मिला के यहाँ की मैं अपनी पंचायत की बात रखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 70% कांग्रेस का हक में वोट जाएगा। ये देखिए, आपने ये सुना कि जहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि जो पिछली 5 साल की सरकार रही उसके दौरान भी इन लोगों को कुछ नहीं मिला, चाहे वो नरेगा का पैसा हो या दूसरी स्कीमों का। लेकिन एक तरफ NHPC ने भी इनके लिए कुछ नहीं किया, और चुनाव में इन लोगों ने इस बार यहाँ के जो लोकल जो चुनी हुई सरकार है, जब भाजपा को ये काफी दोषी ठहरा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, और इनका मानना है कि वो इस बार उनके हक में वोट नहीं करेंगे। ये चुनाव यात्रा में ये आपने ये देखा। अरे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं लोकल, हाफिज कुरैशी जी, उनसे बात करेंगे। हाफिज जी, स्वागत है आपका अलर्ट इंडिया न्यूज में। और हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो अकॉर्ड हुआ था स्टेट गवर्नमेंट का और NHPC का, यहाँ पे जो सेवा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। बिल्कुल सर, सबसे पहले जिस तरह से अलर्ट इंडिया न्यूज के हमने पहले भी यहाँ पे बहुत सारी खबरें यहाँ पर चलाई, यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ की जो मूल सुविधाएं लोगों को हैं उसको लेकर बहुत सारी हमने खबरें में चलाई। कुछ हद तक यहाँ पर वो खबरें असर भी कर गई, कुछ हद तक जो है वो खबर ही महज रह गई। लेकिन गौरतलब है जिस तरह से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम था NHPC के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जिस तरह से इकदाम उठाए गए यहाँ पे प्रोजेक्ट के द्वारा। तो प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि बाहरली स्टेटों में, हमारी पड़ोसी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, तो वहां पे हम देखते हैं जहां पे वहां पे प्रोजेक्ट जितने भी उस सराउंडिंग एरिया में होते हैं वहां पे हम देखते हैं बहुत सारी डेवलपमेंट हुई होती है। लेकिन मुझे एक अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ के जो NHPC है, मेरे नॉलेज में जहां तक है वो ये है कि यहाँ पर जो इसका मुनाफा होता है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए होता है। जो यहाँ पर 1 करोड़ रुपया 20 लाख रुपया महीने का या रोज का? रोज 24 घंटे का शायद होता है। और यहाँ की आपने देखी सड़कों की हालत देखी, काफी तशवीशनाक है। जो सड़कें हैं वो काफी खस्ता हाली की शिकार बन चुकी हैं। और यहाँ के लोगों को ये भी यहाँ पर अश्योरेंस दिए गए थे कि आपको हम एक स्कूली बस जो है प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही यहाँ पर इन लोगों को ये भी अश्योरेंस दिए गए कि यहाँ पे हम स्कूल आपको देंगे, अच्छी एक तालीमी निज़ाम बना दिया जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि यहाँ पर जितने भी सरकारें रही हैं उन्होंने यहाँ के लोगों को, इस आबादी को महज एक नजरअंदाज किया है। साथ ही इस इलाके को मैं एक टूरिज्म पोटेंशियल की नजर से भी देखता हूँ। यहाँ के डैम साइड के जितने भी सराउंडिंग एरिया हैं, काफी अच्छा व्यू है इस झील का। लेकिन एक अफसोस है कि यहाँ के NHPC ने कोई भी यहाँ पे कोई हट नहीं टूरिज्म के लिए बनाया। बाहरी लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पे मुझे याद है कि 2 साल पहले बाहरी विदेशी लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा था इस तरह झीलें दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर बड़ी सारी तरक्की हुई होती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मैं देखता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरफ नजरसानी की, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने की। लेकिन एक चीज में आजकल आप देखिए कि मंदिर मस्जिद पे सियासत हो रही है, समाज जात पात पे सियासत हो रही है। मैं जो मुसलमान तबका है, मुस्लिम तबका, आप नमाज घर में ही अदा कर सकते हैं, मस्जिद में आप कायम कर सकते हैं, उसमें अदा कर सकते हैं। हिंदू भाइयों को कहता है वो आप मंदिर घर में भी बना सकते हैं, वहां पे भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक तालीम निज़ाम ऐसा है जो आप घर में अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा स्कूल चाहिए, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक अच्छा मतलब निज़ाम चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर बेशक यहाँ पे पहाड़ी तबके के लिए एक रिजर्वेशन बिल लाया गया, लेकिन मुझे नहीं समझता वो कितना यहाँ पे अच्छा साबित होगा। यहाँ पे तालीमी निज़ाम आप देखें, यहाँ के स्कूलों पे या तो आमला की किल्लत रहती है, यहाँ के ढांचे के यहाँ पे 150, 200 की तादाद बच्चों की होती है, वहां पर महज 2 या 3 टीचर्स होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक तालीमी निज़ाम को, एक विकास के, एक डेवलपमेंट के हिसाब से आज लीडरों को इनको वोट मांगना चाहिए था, लेकिन इस जात पात पे ऊपर और इसके एक मंदिर मस्जिद में वोट मांगे जा रहे हैं, मतलब एक टारगेट किया जा रहा है मुझे लगता है। लेकिन विकास कहीं नहीं नजर आ रहा है। वो आप पूरी बन्नी को देख लीजिए, सड़कों की हालत काफी खस्ता है, तालीमी निज़ाम की काफी खस्ता हालत है। अगर हम हेल्थ सर्विस की बात करें,
वो ना के बराबर है। यहाँ पे मुझे लगता है एक पैसेंजर शेड हमारा बन्नी में बना दिया है। जो एसडीएच है वहां पे डॉक्टर ही नहीं है, 2 डॉक्टर महज है वहां पे। एक ही डॉक्टर पूरा बन्नी को चला रहा है, जहां पे 40-50 हजार की आबादी है। मुझे ये समझ नहीं आती, जो सरकारें जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, अच्छे दिन आने की बात करती हैं। चाहे मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूं, मैं चाहे वो कांग्रेस रही चाहे बीजेपी रही, लेकिन उन्होंने लोगों की विकास की बात तो की, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत पे देखा जाए वो विकास आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। कंक्लूड करो। ये देखा आपने कि गत्ती के लोगों की किस तरह की मुश्किलातें उन्होंने अपने अलर्ट इंडिया को बताई हैं। तो ऐसी ही मुश्किलातें लोगों की आगे भी सुनेंगे चुनावी यात्राओं के दौरान, और लोगों का रुझान भी देखेंगे कि क्या रुझान रहेगा उनका लोकसभा के 2019 के चुनावों में। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।